गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे मुगल साम्राज्य के बारे में और कल हम लोगों ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था कि मुगल जो थे कौन थे, कहाँ से आए थे और उसके अलावा बाबर जो है उसके इतिहास के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि बाबर की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री कि बाबर कौन था, बाबर को आखिर क्या रीजंस ऐसे मिले थे कि उन्होंने इंडिया में इन्वेंट करने के लिए, इंडिया में अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए या फिर इंडिया में आक्रमण करने के लिए उनको कोई रीजंस मिले हो। ठीक है, और बाबर के बारे में आज हमारा जो मेरी जो क्लास रहेगी वो बाबर को पूरी डिनोटेड रहेगी। बाबर से बात करेंगे कि देखो, अगर हम लोग जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की बात करें तो बाबर आखिर वास्तविक तौर पर कौन था। ठीक है, तो बाबर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोगों ने कल शुरुआत की थी मुगल वंश के बारे में। ठीक है, मुगल एम्पायर्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। मुगल डायनेस्टी का जो प्रारंभ है वो भी मैंने बता दिया था किस तरह से हम पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में जो दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 1526 से लेकर 1707 तक, यानी कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक का इतिहास आपके सिलेबस में है। देन हम लोग अगर बात करें बाबर की, तो बाबर कौन था। तो देखो, मुगल के बारे में मैंने परिचय के तौर पर आपको ये बताया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था कि मुगल जो थे, मुगल का पूरा जो संबंध था वो चगताई वंश से था। ठीक है, तुर्क के चगताई वंश, तुर्क के चगताई वंश से था। ठीक है, उसके अलावा सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, चगताई वंश कौन सा था, आपको पता है चंगेज खां के बेटे थे चगताई, और उन्हीं के संबंधी या फिर उन्हीं के उत्तराधिकारी रूप में हम लोग देखते हैं मुगल्स को। मुगल जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है मंगोल, ओके, और एक है तुर्क। एक है मंगोल और एक है तुर्क। मंगोल और प्लस तुर्क मिलकर क्या बने, मुगल बने। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके संस्थापक के बारे में। इसका अर्थ मैंने बताया था बहादुर होता है। ओके, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, बहादुर होता है। सेकेंड हम लोग बात करें कि वन सेकेंड, बाबर। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक जो था, संस्थापक का नाम मैंने बताया था, उसका नाम था बाबर। मूल नाम जो था, पूर्ण नाम जो था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मोहम्मद बाबर। ओके, बाबर का जन्म कब हुआ था, तो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को, 14 फरवरी 1483 को। और कहाँ पर हुआ था, फरगना में। कहाँ हुआ था, फरगना में। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जब हम मुगल वंश की बात करते हैं, मुगल वंश के फाउंडर की बात कर ली जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, तो पिता के तौर पर इनके पिता का नाम जो था वो था मिर्जा उमर शेख। ठीक है, मिर्जा उमर शेख, उमर शेख मिर्जा भी बोल सकते हो, मिर्जा उमर शेख भी बोल सकते हो। और माता का नाम था कुतुलुग निगार खानम। माता का नाम क्या था, कुतुलुग निगार खानम, कुतुलुग निगार खानम। ठीक है, अब बाबर का चगताई वंश से क्या संपर्क था, तो ऐसा बोला गया है कि इनके जो पिता थे वो तैमूर के वंशज थे। किसके, तैमूर के वंशज थे। और जो माता जी थी तैमूर के वंशज थे। और अगर माता की बात करें तो माता जो थी बच्चों वो थी इनकी मंगोलियन। मंगोलियन यानी कि सीधा सीधा संपर्क किससे है, मंगोल के वंशज। तो बाबर के अंतर्गत बोला जाता है कि तैमूर और चंगेज खां दोनों का ही ब्लड जो है कहीं ना कहीं मिलता है। बाबर अपने आप में एक तरह से बोल सकते हैं कि कहाँ का फरगना, तो उमर शेख मिर्जा, ऐसे आप लोग समझे स्टोरी की तरह कि उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया की एक छोटा सा एरिया था फरगना, वहाँ के क्या थे, शासक थे। ठीक है, 14 फरवरी 1483 को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की बात होती है, जन्म होता है 14 फरवरी, वैसे ही आपको याद रह जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें कि बाबर का प्रारंभिक संघर्ष। ठीक है, अब बाबर का प्रारंभिक संघर्ष आप बहुत इससे जानकारी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें एक इंस्पिरेशन की तरह काम करेगा कि बाबर का जो स्ट्रगल है वो किस तरह से रहता है ना। तो बाबर के बारे में हम लोग देखते हैं कि बाबर का प्रारंभिक संघर्ष क्या था। देखो बात क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया की बात करें या फिर ये एरिया है फरगना। ठीक है, फरगना में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। किसकी हो जाती है मृत्यु,
उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा कौन थे? बाबर के पिता थे। ठीक है, उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद में बाबर मात्र 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में यानी कि सन 1494, ठीक है, कब? 1494 ईस्वी में बाबर का क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। बाबर का क्या हुआ? राज्याभिषेक। कहाँ का शासक बन गया बाबर? मात्र 12 वर्ष में फरगना का। ओके, अब फरगना के बाद में बाबर धीरे धीरे अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहता है। तो बाबर क्या करता है, उस टाइम में बोला जाता था कि मध्य एशिया, ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है, मध्य एशिया या तुर्कों की, ठीक है, मध्य एशिया या तुर्कों की राजधानी हुआ करती थी समरकंद। तुर्कों की राजधानी समझा जाता था किसको? समरकंद को। किसको? समरकंद को। ठीक है, इस समरकंद के ऊपर बाबर अनायास ही अलग अलग टाइम पर प्रयास करता है, इसे जीतने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। देखो चार्ट देखना कि समरकंद पर सबसे पहले आक्रमण बाबर करता है 1494 में। सबसे पहला आक्रमण कब करता है? 1494 ईस्वी में। और लेकिन क्या रहता है? असफल। क्या रहता है? असफल रहता है। ठीक है, सेकेंड टाइम में देखो जीतने का प्रयास किया। प्रारंभिक संघर्ष मात्र 12। बाबर का जन्म कब बताया मैंने? अभी जस्ट आपको बताया 1483, 14 फैब 1483 को बाबर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और समरकंद, देखो आपको ये चीजें ऐसे समझनी कि उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद में फरगना का शासक बन जाता है बाबर। बाबर अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, बोलते ना कि जिस व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी होती है, जिस व्यक्ति में अपनी खुद की प्रतिभा होती है, तो वो अपने एरिया को क्या करता है? साम्राज्य का विस्तार करता है। तो इस टाइप की जो लाइंस थी वो बाबर के हाथों में थी। तो बाबर कहीं ना कहीं का बोल सकते हैं कि बड़ा साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, सफल होना चाहता था। लेकिन स्टार्टिंग में बाबर 1494 को समरकंद पर क्या करता है? आक्रमण करता है, लेकिन असफल होता है। उसके पश्चात 3 साल बाद 1497 ईस्वी में समरकंद को जीतने की क्या करता है? कोशिश करता है। और इस टाइम ये सफल रहता है। क्या रहता है? सफल रहता है। लेकिन ये सफलता कुछ टाइम के लिए रहती है, यानी कि 100 डेज के लिए, यानी कि 3 महीने से ज्यादा ये वहां टिक नहीं पाता। वापस उज्बेक आते, एक मध्य एशिया में उज्बेक और उस्मानी तुर्क भी होते थे, तो वो भी समरकंद को जीतना चाहते थे। ठीक है, तो 1497 में बाबर जो है सफल रहता है, लेकिन केवल 100 डेज तक अपना शासन स्थापित कर पाता है। 1501 ईस्वी में अपना टारगेट जो है समरकंद, ठीक है, समरकंद को पुनः जीतता है। पुनः जीतता है किसको? समरकंद को। समरकंद मेन था उस टाइम में, पुनः जीतता है, लेकिन इस टाइम में केवल और केवल 8 महीने के लिए, 8 महीने यानी कि 8 मंथ्स के लिए ही वो जीतता है। और फिर वापस उसको वहां से आना पड़ता है। और उस टाइम में किससे? मेन जाति जो थी मध्य एशिया की, वो थी उज्बेक। कौन थे? उज्बेक। तो इन उज्बेकों का सामना नहीं कर पाता बाबर। ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है? 1504 में बाबर, देखो ये तीनों जो है संघर्ष समरकंद के लिए हुए। ठीक है, इसके पश्चात समरकंद नहीं जीत पा रहा है, तो वह काबुल और गजनी को जीतता है। किसको जीतता है? काबुल और गजनी, इन दोनों को सफलतापूर्वक प्राप्त करता है, गजनी को जीतता है। ओके, तो यहां तक आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखिए प्रारंभिक संघर्ष बाबर के। तो 1511 ईस्वी में बाबर पुनः किसको जीतता है? समरकंद को। समरकंद क्या करता है? हासिल कर लेता है या जीतता है। और इस टाइम में देखो 1504 में काबुल और गजनी को जीता। ठीक है, 1511 में पुनः समरकंद को जीतता। और इसके दरमियान वो 1507 में, ठीक है, और देखना है नोट डाल कर लिखना, 1507 में बाबर जो है अपनी परंपरागत जो पदवी होती है, जो इनका टाइटल होता है, उसको छोड़कर पादशाह की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि धारण करता है? पादशाह की उपाधि लेता है। मिर्जा छोड़ देता है और पादशाह की उपाधि को धारण करता है। कौन करता है? बाबर। 1511 में उसने क्या किया? पुनः समरकंद पर आक्रमण किया, उसे अधिकार में लिया। लेकिन 1512 में, ठीक है, 1512 में इसे वापस खो देता है। 1512 में वापस पुनः इसे खो देता है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट जीवन को, बाबर का जीवन समझ सकते हो कि बाबर ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य क्या था, समरकंद था, समरकंद को प्राप्त करने के लिए अनायास ही बहुत ज़्यादा क्या करता है, एक तरह से प्रयास करता है। फर्स्ट टाइम मध्य एशिया की जो राजधानी थी समरकंद, उसको प्राप्त करने के लिए उसने अपनी मात्र 12 वर्ष में जैसे ही शासक बनता है उसको प्राप्त करने के लिए अभियान करता है, असफल रहता है। 3 साल बाद में वापस करता है, सफल रहता है, लेकिन केवल 3 महीने के लिए। 1501 में वापस समरकंद पर आक्रमण करता है, जीतता है, लेकिन इस टाइम 8 महीने के लिए। 1504 में काबुल और गजनी को जीतता है, ठीक है। 4 में जीतने के बाद 1507 में ये क्या करता है, तो अब एक तरह से इसके पास में फरगना आ गया, काबुल आ गया और गजनी आ गया, तो ये 3 एरिया का केवल शासक है, ठीक है। और 1511 में वापस अपना जो था मेन लक्ष्य समरकंद को प्राप्त करना चाहता है, 1512 में वापस खो देता है। तो आप देखते हैं कि बाबर का प्रारंभिक संघर्ष किस तरह से रहता है, बहुत सारी असफलता और सफलताओं की एक जर्नी थी। और कौन चाहता था कि बाबर हिंदुस्तान में आकर, जो अपने ही प्रारंभिक संघर्ष में उलझा हुआ है, प्रारंभिक अपनी असफलताओं को प्राप्त कर रहा है, वो आकर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े राजवंश की, बहुत बड़े साम्राज्य की, सल्तनत की नींव रखेगा, और उसका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। अब बाबर क्या करता है, देखो यहाँ पर सफलता असफलता, उसके बाद में इनको थोड़ी सी मिलिट्री की क्या थी, आवश्यकता थी। बाबर, अगर हम लोग देखते हैं तो मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय बाबर, और बाबर का पूरा नाम मैंने बता दिया, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ही फाउंडेड द मुगल एम्पायर आफ्टर हिज विक्ट्रीज ऑन द बैटल ऑफ पानीपत एंड द बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। अब बैटल ऑफ खानवा, और इससे पहले हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं बाबर की जर्नी के बारे में, ओके। वन सेकेंड, ओके। तो अभी हमने बाबर के प्रारंभिक संघर्ष के बारे में देखा। अब इनको, बाबर को आखिर क्या जरूरत है हिंदुस्तान में आक्रमण करने की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये देखिए कि ये थोड़ा सा मिलता जुलता, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, ये इंडिया है, ये हमारा अफगानिस्तान वाला एरिया है, यहाँ से तुर्क आते हैं। आप समझो बाबर ने काबुल, अफगानिस्तान, ये वाला जो एरिया है वो जीत चुका है। बाबर ने यहाँ पर काबुल को जीत रखा है, अफगानिस्तान में पड़ता है काबुल। यहाँ पर ऑलरेडी वो गजनी को जीत चुका है, फरगना ऑलरेडी उसके पास है, और उसका जो टारगेट है वो बार बार समरकंद है। क्या है? समरकंद। तो इस मैप के थ्रू आप समझो कि समरकंद को वो प्राप्त करने के लिए बार बार कोशिशें कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर उसे क्या मिला, प्रयास कर रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, और काबुल कहाँ पर आ गया, ये आपका अफगानिस्तान वाला एरिया। तो जब यहाँ पर उसे निरंतर सफलताएं मिलेगी बच्चों, तो वो इसी तरफ बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है, बाबर के भारत पर आक्रमण, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये रहेगा, बाबर के भारत पर आक्रमण। अब भारत में या हिंदुस्तान पर आक्रमण कब कब किए, तो सीधा ही आप लोगों को जैसे पढ़ाया जाता है कि पानीपत नहीं बच्चों, पानीपत नहीं था, पानीपत से पहले भी बाबर ने भारत पर आक्रमण किए थे। और जब वो इस एरिया में जीत नहीं पा रहा था, तो बाबर ने सोचा कि मैं इस एरिया में क्या करूं, एक्सटेंड करता हूं, यहाँ पर अपना इन्वेंट करता हूं। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 4 आक्रमण जो है बाबर करता है इस वाले एरिया में, ठीक है। 4 आक्रमण में से फर्स्ट जो है वो आपको देखना है कौन सा था। देखो, फर्स्ट टाइम जो बाबर करता है आक्रमण, वो करता है 1519 में। कब करता है? 1519 में। कहाँ करता है? सीमा क्षेत्र, ये फॉर एग्जाम्पल भारत का सीमा क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर बाजोर और भैरा, ठीक है, 1519 में बाजोर और भैरा, ठीक है, इनके किले को जीतता है 1519 में। फिर जब 1519 में ये जीत जाता है तो आगे बढ़ता है बाबर, और 1519 में दूसरा आक्रमण करता है पेशावर में, और जो कि वर्तमान के कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक है, पेशावर में। तीसरी बार जो आक्रमण करता है वो करता है 1520 में, और वो है बाजोर भैरा से लेकर, भाई बाजोर और भैरा तो ऑलरेडी किसके पास है? दोनों ही एरिया, दोनों ही भैरा का किला किसके पास है? बाबर के पास है। तो यहाँ से लेकर वो क्या करता है? पंजाब के क्षेत्र तक। कहाँ तक? पंजाब के सियालकोट तक, पंजाब के सियालकोट तक क्या करता है? पंजाब के सियालकोट तक
अपने साम्राज्य को बढ़ाता है। और चौथा आक्रमण जो है वो करता है 1524 ईस्वी में, 1524 ईस्वी में, और वो कहाँ पर है, उसमें उसको क्या करता है, लाहौर और पंजाब सहित, ठीक है, लाहौर और पंजाब सहित बहुत सारा जो एरिया था जो वर्तमान पाकिस्तान में है ये सारा जीत लेता है, ठीक है। पंजाब अधिकांश भाग को क्या करता है, बाबर जीत लेता है। अब देखो, किसे पता था कि जो अपने एरिया में नहीं जीत पा रहा है, हम जिस बाबर की बात कर रहे हैं, बाबर अपने एरिया में समरकंद को टारगेट करके रखा है, ठीक है, लेकिन फरगना, गजनी, काबुल ये प्राप्त होने के बाद बाबर अपनी स्थिति को थोड़ा सा पूर्व की तरह बढ़ाता है और हमारे हिंदुस्तान में उस टाइम में राजनीतिक स्थिति बड़ी ही वो है, ठीक है। काबुल जीत लिया, काबुल के बाद में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भैरा और बाजौर जीत लिया, भैरा और बाजौर के बाद में यहाँ पर पेशावर जीत लिया, ठीक है। पेशावर के बाद में ये क्या करता है, अपना आक्रमण बढ़ाता है, पंजाब लाहौर तक बढ़ाता है और लाहौर का अधिकांश भाग, तो ये पूरा एरिया अब बाबर के अधीन आ चुका है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो आज का वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया है, बाबर को जब निरंतर यहाँ पर क्या मिल रही थी, सफलताएं मिल रही थी, तो बाबर सोचता है कि मैं क्या करता हूँ, क्यों ना इसी, जब आपको विक्ट्री मिलती है तो आप निरंतर क्या करते हो, प्रयासरत रहते हो उसको बढ़ाने में। उस टाइम में भारत की राजनीतिक स्थिति अगर देखें, वो जो मैंने कल भी क्लास में बताया था कि भारत की राजनीतिक स्थिति में दिल्ली में कौन था, लोधी वंश था, लोधी वंश में कौन था, इब्राहिम लोधी। राजस्थान की तरफ देखें तो राणा सांगा, गुजरात में देखें तो मुजफ्फर शाह, ठीक है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो महमूद लोधी बंगाल बिहार में, ठीक है। अगर मालवा की बात करें तो मालवा ऑलरेडी कहाँ पर था, चंदेरी मेदिनी राय। इस साइड में दक्षिण की तरफ देखें तो बहमनी साम्राज्य 5 में विभक्त हो चुका था और विजयनगर के थे कृष्णदेव राय। मतलब उस टाइम में 1519 में बाजौर भेरा जीता, 1519 में पेशावर को जीता, 1520 में बाजौर भेरा से बढ़ाते बढ़ाते अपने सीमाओं को पंजाब के सियालकोट तक ले आया। 1524 तक तकरीबन वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैक्सिमम एरिया बाबर ने जीत लिया था। और जब ये खबर लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को पहुंचती है तो इब्राहिम लोधी सोचता है कि जब हमारे सीमा रेखा पर आएगा, ऑलरेडी सीमा रेखा तो जा चुकी है, लेकिन जब दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तब देखेंगे। राणा सांगा को तक को पता चल गया था कि बाबर जो है आ रहा है। तो भारत की राजनीतिक स्थिति ये थी कि उस टाइम में मैक्सिमम मुस्लिम स्टेट्स थे, कुछ एक हिंदू स्टेट थे, लेकिन ये आपस में एक नहीं थे। क्यों नहीं थे? कि इनकी खुद की राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग थी, ठीक है। वो चीज़ मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बता दी थी, ठीक है। तो बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति बड़ी ही क्या थी, एक तरह से बोल सकते विकट थी। लोधी अपने ही भाइयों को विभक्त करके बैठ चुका था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग करें बात बाबर की, ठीक है, बाबर के बारे में बोला था मैंने, मुस्लिम एम्पायर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, उज्बेक था बट सेंट्रल लिनेज वॉज पार्शियन, यानी कि एक तरह से जो बाबर था ना वो उज्बेकों से डरता था। उज्बेक अपने आप में बहुत शक्तिशाली शक्ति थी, शक्तिशाली आक्रमण करते थे। और जो जिस एरिया से बाबर आया था, जैसे ट्रांस आशियान है, मध्य एशिया है, फरगना का रहने वाला था, तो ये उज्बेकों को हराना चाहता था। और किसका, टर्किश और पर्शियन सपोर्ट की वजह से इसको अपनी आर्मी बनानी थी। बहुत हेल्प द मैनी ओवर इब्राहिम लोधी, द लास्ट दिल्ली सल्तनत हु वाज डिपाइज्ड बाय मैनी, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम जो थे इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी को हराता है। इनके 4 युद्ध बाबर जो है भारत में लड़ता है। ओके, द फर्स्ट लीडर ऑफ द मुगल बाबर वॉज रिलेटेड टू द ग्रेट मंगोल कॉन्कर चंगेज खां। मैंने वही इंग्लिश में जो हिंदी में मैं आपको बताया, विद अ स्मॉल फोर्स ऑफ सोल्जर्स आर्म विद एडवांस वेपन्स बाबर covered out the heart of the Mughal Empire in the northern India. He captured the city of Delhi with 12,000 मैन अगेंस्ट एट 410 टाइम हिज, यानी कि कहने का मतलब है कि कल हम जब बात करेंगे पानीपत के युद्ध की तो आप देखोगे कि बाबर के पास अपनी जो आर्मी थी वो 12,000 से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उससे 10 गुना आर्मी को बाबर ने अपने तरीकों से, वो तरीके क्या थे, पहली बार भारत में तोप खाने का यानी कि तोपों का यूज़ किया गया, टैंक्स का यूज़ किया गया, तो उन सब की चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ओके, और देखेंगे कि भारत में, ठीक है, एक तरह से देख ही लेते हैं कि भारत में बाबर को क्या क्या रीजंस ऐसे मिल रहे थे। देखो सबसे पहले जो कारण था ना भारत पे आक्रमण का, वो रीजन तो सीधा है कि जब आपको एक साइड में बराबर निरंतर सफलता मिल रही है तो आप क्यों नहीं चाहोगे कि हम आगे बढ़ते हुए जाए। भारत की राजनीतिक स्थिति, ठीक है, पहला कारण जो था वो था भारत की राजनीतिक स्थिति, ठीक है। भारत की राजनीतिक स्थिति अपने आप में क्या थी, बहुत ही टूटी हुई थी, पॉलिटिकल कंडीशन बड़ी वीक थी। भारत की राजनीतिक स्थिति में आप लोग देखते हो केंद्रीकृत शक्ति जो थी इब्राहिम लोधी थी, दिल्ली में थी, लोधी वंश में,
लेकिन वो कहीं पर भी काम नहीं आती, क्योंकि वो अपने लोदी यानी कि अफगान डायनेस्टी को ही कहीं ना कहीं उनके विपरीत नीतियां लगा रखी थी, तो कोई भी उनका सपोर्ट नहीं करता था। सेकेंडली हम लोग ये बात करते हैं कि बाबर अपने आप को किसका, तैमूर का वंशज मानता था। पिता की तरफ से ये अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करते थे, क्योंकि माता की तरफ से चंगेज खां था। और चंगेज खां का नाम इतिहास में बड़े ही खून खराबे के साथ में बहुत अच्छी तरीके से नहीं लिया जाता। हालांकि वो बड़ा ही साम्राज्यवादी था, बड़ा ही एरिया उसने, चंगेज खान ने इतना आक्रामक हमला होता था कि लोग बच नहीं पाते थे, संभलने का मौका नहीं देता था। लेकिन फिर भी हम लोग अगर देखें तो बाबर और मुगल्स अपने आप को बड़ा प्राउड फील करते थे कि जब उन्हें बोला जाता था कि तैमूर के वंशज है। आपको पता है 1438 के टाइम में जब आप तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिर मोहम्मद की बात करते हैं, तो उस टाइम में तैमूर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था और हिंदुस्तान के उत्तर भारत में पूर्णतः एक तरह से दिल्ली को पूरा खाली कर दिया था उसने। कश्मीर को जीतता हुआ चला गया और लूटता हुआ चला गया था तैमूर लंग, ठीक है। तैमूर ने कभी हिंदुस्तान पर अपना कब्जा किया था। तो बाबर के पास में पहला रीजन तो ये था कि अपनी आर्मी, देखो आर्मी और अपने वेल्थ को बढ़ाना, यानी कि अगर उसको पैसा चाहिए या फिर प्लस अपनी आर्मी को बढ़ाना है तो उसे कहीं ना कहीं इन्वेंट करना पड़ेगा। भारत की राजनीतिक स्थिति कमजोर थी, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन जो था, बाबर अपने आप को या मुगल अपने आप को तैमूर के वंशज कहलाते थे और तैमूर ने कभी भारत पर आक्रमण किया था तो बाबर समझता था कि ये जो हिंदुस्तान है, ठीक है, तैमूर ने कभी हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था तो बाबर इस चीज को ऐसे लेता था कि भारत पर ऑलरेडी तैमूर का, यानी कि मेरे जो वंशज थे उनका क्या था, राज था, तो इसलिए अगर मैं उसको जीतता हूं तो वो क्या है, मेरी पर्सनल, मतलब मेरी संपत्ति है, ठीक है। इस तरह से तीसरा जो रीजंस है, तीसरा रीजन ये था कि इन्हें बहुत सारे आमंत्रण मिले थे। अकॉर्डिंग टू तुझके बाबरी, कल की क्लास में मैंने बताया था, आमंत्रण इनवाइट किया था। पहला बोला जाता है दौलत खां लोधी के बारे में। किसके बारे में बोला जाता है? दौलत खां लोधी के बारे में बोला जाता है कि दौलत खां लोधी ने मुझे इनवाइट किया था कि आप अगर आ जाओ तो मैं, और इब्राहिम लोधी पर क्या करो, आक्रमण करो। और इसका रीजन ये था कि जब ये पेशावर तक, काबुल तक कंटिन्यूसली उत्तर पश्चिमी सीमांत, देखो हमारा उत्तर पश्चिमी सीमांत ये रहता है, जब यहाँ पर कोई व्यक्ति निरंतर जीतता हुआ आ रहा है तो यहाँ की शक्तियों को लगेगा कि हाँ, अगर ये आकर यहाँ पर भी आक्रमण कर दे और चला जाए तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर शासन हो जाएगा। राणा सांगा, तुझके बाबरी में बोला जाता है कि राणा सांगा ने भी क्या किया था, बाबर को इनवाइट किया था कि आप आओ इब्राहिम लोधी को। हालांकि हमारे राजस्थान के इतिहासकार जितने भी वो इसको एक दर्जे से खारिज करते हैं। क्यों? क्योंकि राणा सांगा ऑलरेडी इब्राहिम लोधी को 2 युद्धों में हरा चुका था, तो राणा सांगा को कभी भी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन तुझके बाबरी है, बाबर ने खुद ने अपने आत्मकथा लिखी तो उसमें वो बोलते हैं कि मेवाड़ के राणा सांगा ने मुझे इनवाइट किया था कि अगर आप यहाँ पर आकर इस इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करते तो मैं भी क्या करूँगा, आपका सपोर्ट करूँगा। तो इस वजह से आप लोग देखते हो कि ये कुछ एक रीजंस थे जिसकी वजह से बाबर जो है किस पर आक्रमण करता है, हिंदुस्तान पर आक्रमण करता है। बाबर की भारत में 4 युद्ध लड़ेगा, ठीक है, 1526 से 1530 के बीच में। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मुगल साम्राज्य आगे बढ़ता हुआ जाता है और हिंदुस्तान में अपनी एक अलग ही अहम भूमिका निभाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।